ये इन लोगों का कृत्य है। इनको वोट चाहिए, राम राज्य इनको चाहिए। आज जब बात करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, तो उस धर्म के अंदर जो स्थितियां हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए इन लोगों को कैसे हक और अधिकार मिले नियम और कानून में, उस वक्त इनका जो हक और अधिकार के लिए कलम करना चाहिए। और ये जो गरूर कर रहे हैं बहुमत का, ये बहुमत किससे मिल रहा है? इस देश के वंचितों से मिल रहा है। के अंदर केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया। तो जो मेरे सामने जो मित्र बैठे हैं, बातों में और भाषणों के नारों के अंदर तो इन वंचितों के लिए बात जरूर करते हैं, पर इनकी जैसे 2001 के अंदर सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने और जातिगत जनगणना को इन्होंने रोका। उस जातिगत जनगणना से देश को नुकसान या किसी वर्ग को नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता, पर कथनी और करनी के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। सभापति महोदय, 2011 के अंदर भी कांग्रेस की सरकार ने जातिगत जनगणना का फैसला लिया और वह जातिगत जनगणना हुई। जैसे इन लोगों की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार ने इसको रोका। और कूतर्क क्या दिया सभापति महोदय? अरुण जेटली जी ने कूतर्क दिया कि इनके अंदर त्रुटि है और एक आयोग का गठन करने की बात करी। अरविंद पंकटिया जी के अध्यक्षता के अंदर सभापति महोदय 3 सदस्यों के आयोग की बात करी और आज तक 3 सदस्यों के अंदर 2 सदस्यों को उसके अंदर उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया और अरविंद पंकटिया जी खुद ने इस्तीफा दे दिया। सभापति महोदय, ये इन लोगों का कृत्य है। इनको वोट चाहिए, राम राज्य इनको चाहिए। आज जब बात करते हैं, जब धर्म की बात करते हैं, तो उस धर्म के अंदर जो स्थितियां हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए इन लोगों को कैसे हक और अधिकार मिले नियम और कानून में, उस वक्त इनका जो हक और अधिकार के लिए कलम करना चाहिए। और ये जो गरूर कर रहे हैं बहुमत का, ये बहुमत किससे मिल रहा है? इस देश के वंचितों से मिल रहा है। सुनिए, पर यह कथनी और करनी के अंदर इन लोगों का। सुनिए प्लीज। सभापति महोदय जी, जो अंबेडकर जी के बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्होंने यह भी बोला, समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। क्या आप लोग इस गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर रहे हो? उसका उत्तर है नहीं। तो अंबेडकर जी को आप पढ़ो, समझो और उनको ग्रहण करो। सिर्फ अंबेडकर जी को बोलकर और किसी के क्या हालात बना रखे हैं। सभापति महोदय जी, जिन वंचितों की ये बात कर रहे हैं, आज केंद्र सरकार के अंदर ग्रुप 1 के अंदर 48.5 जो एससी के लिए रिजर्व्ड है, वो पद रिक्त पड़े हैं। एसटी के लिए है 53.2% और ओबीसी के लिए है 60.9%। ग्रुप बी के अंदर एससी के लिए 60.01%, एसटी के लिए 60.7% और ओबीसी के लिए है 74.8%। ग्रुप सी में एससी के लिए है 45.8%, एसटी के लिए है 53.3% और ओबीसी के लिए 60.3%। हाँ, भीलों का योगदान रहा, उन भीलों का योगदान रहा है, तो इस योगदान के बदले के अंदर जो नौकरियां मिल रही है, वो नौकरी अगर आप दोगे, तब जाकर हम इस योगदान को हम लोग मानेंगे। और सिर्फ बातों के लिए हम उसके योगदान और वाहवाही करके उनको भीलों के लिए हम कुछ नहीं दे पाएंगे। पर ये हालात है सभापति महोदय। 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, 40 सेंट्रल विश्वविद्यालय के अंदर, केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर एक भी पिछड़ा जाति का प्रोफेसर नहीं है। हकीकत यह है, जब हकीकत आप लोगों को बताते हैं तो तकलीफ होती है। सभापति महोदय, समानता के लिए सबसे बड़ा योगदान इस दुनिया के अंदर देने वाले व्यक्ति अब्राहम लिंकन। हमारा सौभाग्य है, हमारे देश के अंदर आजादी के बाद में जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर ने
हमको समानता का अधिकार दिया है। पर बाकी दूसरे देशों के अंदर नहीं, बहुत बड़ी क्रांतियां हुई, रक्त क्रांतियां हुई, बहुत विवाद हुए, उसके बाद उनको समानता का अधिकार मिला। अमेरिका के जैसे देश के अंदर काले और गोरों को समानता का अधिकार देने के वक्त क्या हालात बने, उसके बावजूद भी अब्राहम लिंकन का नेतृत्व था जिसने उनको समानता दी। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा, अगर हम पहले जान सके कि हम कहाँ हैं और हम कहाँ जा रहे हैं तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। पर क्या करना है इन लोगों ने पहले से तय कर रखा है। क्या करना है, कैसे अडानी को मजबूत करना है, क्या करना है, इन वंचितों के साथ समानता कैसे नहीं मिले, इनके साथ कैसे असमानता मिले। इसलिए ये कभी भी ये जातिगत जनगणना के संदर्भ में आज केंद्र को निर्णय लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, इनसे आस खत्म हो चुकी है। तो बिहार की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर भी जातिगत जनगणना कराकर हम लोगों को राजस्थान के अंदर किसकी क्या स्थिति है, ये बात कर रहे हैं कि भाटों की स्थिति, भाटों की क्या संख्या है, किसको पता, उनकी स्थितियां क्या है, सामाजिक स्थिति है क्या, आर्थिक स्थिति है, किसको पता। सिर्फ बोलने के लिए हम लोग बोल लेते हैं, अगर ये स्थितियां हम लोगों को नहीं पता चलेगी तो उनको हम कैसे निर्णय दिलाएंगे। सभापति महोदय, जो क्रीमी लेयर के बारे के अंदर हमारे राजस्थान सरकार के अंदर 99 में 2.5 लाख की सीमा रखी गई। 99 और 2019 कितनी सरकारें आई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मौजूदा सरकार अशोक गहलोत जी को कि क्रीमी लेयर 8,19,2019 के अंदर करी। पर इन वंचितों के लिए कोई निर्णय होए उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। विवाद कैसे होए, फोटो लगे या नहीं लगे, ये फोटो लगाने के लिए ये वंचित नहीं आई हैं। हमारा समाज राजस्थान कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लोग यहाँ आए, फोटो लगाने के लिए नहीं आए हम लोग। ये सोच है अपनी अपनी। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2017 के अंदर 8 लाख। सभापति महोदय, अगर हमें आईपीएस बनना हो तब तो हम लोगों के लिए 8 लाख की क्रीमी लेयर का प्रावधान, और कांस्टेबल बनना हो तो 2.5 लाख का क्रीमी लेयर का प्रावधान। क्या यह न्यायोचित है? कोई भी निष्पक्ष तौर के ऊपर इसका आकलन करे कभी भी या नहीं। अगर हमको आईएएस बनना हो तो हमारे क्रीमी लेयर का 8 लाख का, और अगर हमको चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी बनना हो तो 2.5 लाख। कभी आप लोगों ने यह सोचा निर्णय लेते वक्त, या सिर्फ पीछे बैठकर और बेइज्जत थपथपाने का ही का काम रहा? ये आज की मौजूदा सरकार ने किया। सभापति महोदय, जो ये अन्याय होता है वह अन्याय कई तरह से होता है। उसकी पीड़ा जिनके साथ अन्याय हुआ है वही जानते हैं, बाकी तो सिर्फ बात कर सकते हैं। यह अन्याय हम लोगों के साथ लगातार आज तक जारी है। आज हम लोगों को शिक्षा का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? गुणवत्ता के शिक्षा का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? सभापति महोदय, आज हमारे राजस्थान के अंदर जो विश्वविद्यालय है, निष्पक्ष तौर के ऊपर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और हम अगर आकलन करें तो गुणवत्ता का हम लोगों के पास अवसर उन लोगों को मिल रहा है जो गांव से आए हैं, सामान्य परिवार से आए हैं। उन लोगों को आज विश्वविद्यालय का मौलिक काम क्या, रिसर्च और डेवलपमेंट। किसी राजस्थान के विश्वविद्यालय के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है? रिसर्च और डेवलपमेंट तो छोड़ो, तो उसका सेकेंडरी काम है जो एकेडमिक काम, शैक्षणिक काम, वो हो रहा है। मात्र हम उन विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अंदर परीक्षाएं करवा रहे हैं और इन परीक्षाओं के माध्यम से डिग्री ले रहे हैं। वो डिग्री हमको कहां पहुंचाएगी? सभापति महोदय, हम लोगों के आज सदियों से क्या स्थिति है और कोई नहीं बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, उन्हीं के वहां कमेटी बनी हुई थी। इस कमेटी के अंदर पिछली सरकार जो ये बात बता रही है उसी बात को मैं कर रहा हूं। पुरातन वर्ग व्यवहार में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनाए गए थे और वो व्यवस्था कर्म आधारित थी, परंतु अल्पकाल में ही वह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। ऐसे शूद्र वर्ग जिससे अस्पृश्यता नहीं बढ़ती जाती थी, परंतु उसके साथ विभिन्न स्तरों पर सामाजिक भेद बढ़ता जाता था।
वो हम लोग हैं। एक दूसरा वर्ग अति शूद्र वर्ग, जिनके साथ न केवल अस्पृश्यता बढ़ती जाती थी बल्कि उस वर्ग के साथ सामाजिक स्तर पर भयंकर भेदभाव किया जाता था। क्या हम लोग उनके साथ अन्याय जो हो रहा था उसको न्याय में बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे। अगर ईमानदारी से हम उसका आकलन करें। सभापति महोदय, जिस माध्यम से आगे बढ़ने की जो व्यवस्था थी 1954 के अंदर टीएनसी एक्ट के माध्यम से हम लोगों के खातेदारी का अधिकार मिला। हम जो मजदूर वर्ग थे वो किसान बने, और उस टीएनसी एक्ट के माध्यम से जब हम लोग कुछ सामाजिक और आर्थिक तौर के ऊपर मजबूत होने लगे तो पूरी की पूरी व्यवस्था ने सबसे पहले प्रहार किसके ऊपर किया? उस कृषि के ऊपर, उस खेती के ऊपर। नारे तो बहुत लगाते हैं कि किसान की आमदनी दुगनी, और हकीकत के अंदर हालात क्या है सभापति महोदय? मैं और किसी आंकड़े की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे देश की स्टैटिस्टिकल सर्वे, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे, वो ये कह रहे हैं कि देश के अंदर किसान की आमदनी सिर्फ 27 रुपए है, सिर्फ 27 रुपए। और इनके राम राज्य की बात करने वाले के प्रधानमंत्री की मित्र की कुछ दिन पहले कितनी आमदनी? प्रतिदिन 1000 करोड़ रुपए। क्या ये राम राज्य ने बताया? क्या ये राम राज्य की धारणा थी कि अपने मित्रों की आमदनी 1000 करोड़ और उन किसानों की भी, जिनके माध्यम से राम राज्य के अंदर किसानों के प्रति राम जी का कितना स्नेह था, वो भी आप पता कर लेना। उनकी आमदनी 27 रुपए। ये हालात हम लोगों के साथ, उस 27 रुपए के बाद में भी हम लोगों को जो इकलौता माध्यम हम लोगों के पास में इन लोगों ने छोड़ा, वो क्या छोड़ा? कि शिक्षा के माध्यम से नौकरी। और शिक्षा के माध्यम से नौकरी के अंदर हमको और किसी ने भीख नहीं दी। संविधान ने हम लोगों का अधिकार दिया आरक्षण का। उस आरक्षण को क्या हम लोग लागू कर पा रहे हैं? सभापति महोदय, अगर ये प्रश्न ईमानदारी से करें तो उसका उत्तर होगा ना। ये विवाद करेंगे या आरोप प्रत्यारोप करेंगे। सदन के प्रतिपक्ष के उपनेता ये बात करेंगे कि हरीश चौधरी उसमें शामिल है। इन्होंने इससे पहले भी आरोप लगाया। इनके मांग और आरोप के आधार के ऊपर सीबीआई की जांच भी हो गई, और जो कुछ भी फैसला होगा वो मंजूर है। मैं आज उस बात को वापस दोहरा रहा हूं कि आप विवाद और आरोप लगाना जितना लगा दो, पर इन मूल मुद्दे, मूल सवाल कि इस प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस प्रश्न को आप टाल नहीं सकते हो। आज 27% हम लोगों का आरक्षण मिला हुआ था ओबीसी को, और सिर्फ ये तर्क देकर कि सुप्रीम कोर्ट ने वो 27% आरक्षण 50% का कैप लगा हुआ इसलिए नहीं दे सकते। सभापति महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो 50% का कैप हटाया तो क्या आज 27% का हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? ये फैसला कौन करेगा? ये चर्चा कौन करेगी? ये सदन करेगा या और कोई करेगा? मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि प्राथमिकता से आप लोग चर्चा करो, और मेरे सरकार से निवेदन है कि जो मूल बातें हैं, मूल मुद्दे हैं, जो विसंगतियां जो हम लोगों को दे चुके हैं, जो संविधान ने हम लोगों को दे चुके हैं, उनमें जो विसंगतियां हैं वो विसंगतियां कौन दूर करेगा? कहने में तो 21% आरक्षण और नौकरी मिलने के वक्त सिर्फ 1% नौकरी। पिछले दिनों में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान सरकार को। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।